डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले जो वीडियो था क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें कुछ बातें हमने पढ़ी थी, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जरा उस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इंपॉर्टेंस है वह जो इंपॉर्टेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैकेनिक्स में है, सेम चीज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का इलेक्ट्रिसिटी में है। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? देखिए, चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने दो स्टैटिक चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर के एक लॉ बनाया था। उनका एक स्टेटमेंट है, किसके लिए? टू स्टैटिक चार्ज, टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज, दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वह फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या वो क्या होता है, उसको लेकर कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो जरा बात समझते हैं। सबसे पहले टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, चार्ज का जो सबसे बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, या जो सबसे फंडामेंटल रूल आप कह सकते हैं, वो ये है कि टू सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड टू अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आपने बिल्कुल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि टू सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड टू अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब कि अगर दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है या दो अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो देयर शुड बी ए फोर्स बिटवीन देम, और वह फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। कूलम्स ने इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, एक टॉर्सन बैलेंस होता है जो कि एक वेरी हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि फोर्स को मेजर किया जा सकता है, टॉर्सन बैलेंस। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टेटमेंट क्या है, जरा ये समझते हैं। The force of attraction or repulsion between two static point charge, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का भी होता है और रिपल्सन में भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है या दोनों होता है? जरा आप कमेंट करके बताएंगे। कूलम्स लॉ के बारे में समझते हैं। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट यह है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, this force is directly proportional to the product of magnitude of the charges. This force is directly proportional to the product of magnitude of the two charges. And point number 2 is it is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है वह उन दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट वाले पॉइंट से F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड सेकेंड नंबर पॉइंट से F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करें तो यहां से निकल के आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या लगता है? कांस्टेंट। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा करके एक इक्वलिटी लगाते हैं। इक्वलिटी, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके इक्वलिटी लगेगा, और इक्वलिटी लगने के साथ साथ एक कांस्टेंट भी लगता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू k है, और k एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। k क्या है इसका डिटेल स्टडी हम लोग फिर अभी अगले स्लाइड में अगले वाले पॉइंट पे करते हैं, जरा समझिए। तो F इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ Q1 Q2/r²। F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कहां लगता है? दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। क्लियर है? व्हाट इज कूलम्स लॉ और उसका बेसिक स्टेटमेंट क्या है ये आपने समझ लिया। अब जरा देखते हैं। देखो, ये दो चार्जेस है Q1 और Q2, ये सिमिलर भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर दोनों सिमिलर होगा तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? रिपेल का लगेगा, एक दूसरे का अपोजिट। और अगर एक दूसरे का अपोज करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। लेकिन अगर दोनों चार्जेस एक प्लस हो एक माइनस हो तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लग जाएगा। ठीक है, एक बात समझिए, जो फोर्स होता है, जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन हमेशा इन दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन के अलोंग होता है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या द फोर्स एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू फोर्सेस
जो फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का लग रहा है कि रिपल्सन का लग रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन जिस किसी का भी ये फोर्स लग रहा है, वह फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होता है। ठीक है, अब इतनी बातें अगर आप समझ गए तो नेक्स्ट व्हाट इज के, जरा इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं और फिर कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आगे क्लास 12 रिकॉर्डिंग, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसको भी देखेंगे। पहले आप ये समझ गए, अगर हाँ तो फिर अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब के बारे में, मतलब जो कांस्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था F इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां पर जो K की वैल्यू है, K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाएगा या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाएगा। अब K की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 8.98 इंटू 10⁹, या अगर उसको राउंड फिगर में कर दें तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यह वैल्यू होता है के का, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखें, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन आप देख रहे हैं इसको एप्सिलॉन, EPSILON एप्सिलॉन कहा जाता है, और नॉट का मतलब नीचे एक जीरो लगाएगा। नॉट का मतलब होता है यह जो वैल्यू है वह स्पेस के लिए है, मतलब एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है वह अगर दोनों चार्ज एयर में या स्पेस में रखे जाएं तो उसकी वैल्यू जो एप्सिलॉन होगी, एक्चुअल में एप्सिलॉन कहलाता क्या है, वो कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक नया टर्म आ गया परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी, इस चीज को समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है वह किसके लिए है, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वो चीज है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या उसको भी राउंड फिगर में करेंगे तो 9 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह वैल्यू हो गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। अब टर्म आ गया सर व्हाट इज परमिटिविटी, जरा इस चीज को समझते हैं। देखिए मेरी बात जरा ध्यान समझिए, जो दो स्टैटिक चार्जेज जो आपने रखे, अगर उन दोनों चार्ज को उनको मान लो अगर आपने एयर में रखा तो उनके बीच में जो कुछ भी लगने वाला फोर्स है, अगर आप उनको उठाकर किसी अदर मीडियम में रखते हैं, वाटर में रख देते हैं, ग्लास में रख देते हैं, या किसी डिफरेंट मीडियम में उन दोनों चार्ज को रखते हैं, और वहां पर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करने जाइएगा तो वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो दो पॉइंट चार्जेज हैं, अगर वो दोनों अगर मान लो स्पेस में है या एयर में है, तो उनके बीच में जो कुछ भी लगने वाला फोर्स है, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर वहां से उठा करके उन दोनों चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए, ग्लास में रख दिया जाए, वाटर में रख दिया जाए, तो वहां पर वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू बदल जाती है, ग्रेटली अफेक्ट होता है। ठीक है, तो यह चीज क्यों होता है, तो यहीं से एक टर्म आता है क्या, परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल मीडियम का। कोई भी जो मटेरियल मीडियम है उसका अपना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अफेक्ट करता है। अब भाई क्यों अफेक्ट करता है, तो अब इस बात को जरा समझते हैं। देखो परमिटिविटी का मतलब होता है, देखो कोई भी जो मटेरियल मीडियम है, एनी मटेरियल मीडियम हैज ए कैपेबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जो भी दूसरे मीडियम्स हैं, जो भी दूसरे मीडियम है, मीडियम इन द सेंस कोई दूसरा मटेरियल, दूसरा पदार्थ, दूसरा सब्सटेंस अगर जो है, जो भी दूसरा मैटर है, एयर को छोड़ के कोई भी दूसरा तीसरा अगर आप मैटर लेते हैं, वाटर लेते हैं, ग्लास लेते हैं, आप माइका लेते हैं, आप पेपर लेते हैं, मतलब डिफरेंट मटेरियल अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने की। तो अगर वो मान लो एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देगा, एनर्जी स्टोर कर लेगा, तब तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो कम हो जाएगा। एनर्जी नहीं रहेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और यही बेसिक जो चीज है ये कहलाता है परमिटिविटी। तो व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल, ऑफ ए सबस्टेंस, ऑफ ए मीडियम इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? और अगर देखिए ये बात मैंने यहां पे लिखा हुआ कि अगर आप एयर को हटा करके, एयर इन द सेंस मतलब स्पेस और एयर दोनों लगभग सिमिलर मान के चलते हैं, तो अगर
एयर की जगह पे कोई दूसरा मीडियम रख दिया जाए, दूसरा मीडियम इन द सेंस कि दोनों चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे मीडियम रख दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्रेटली अफेक्ट होती है। और यह क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? इट इज एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब तो ये जो एप्सिलेंट नॉट हमने लिखा था, एप्सिलेंट नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब अगर फ्री स्पेस होगा तो उसकी वैल्यू इतनी आती है। अब फ्री स्पेस इन द सेंस कि स्पेस या एयर, सिंपल एयर समझ के चलो कि अगर एयर में दोनों चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो वहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू तो इतनी आएगी। अब अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा मटेरियल हम लेते हैं तो क्या आएगा भाई? उसका भी अपना कुछ परमिटिविटी होगा, उसका भी अपना कुछ एप्सिलेंट होगा, उसकी अपनी कुछ वैल्यू होगी। समझ में आ रही बात? तो जरा समझते हैं। इससे एक नया टर्म निकल के आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं। ठीक है, तो परमिटिविटी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जरा उस चीज को समझते हैं। परमिटिविटी क्या होता है ये समझ गए। अब जरा समझते हैं कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, जरा इस बात को समझते हैं। मैंने अभी आपसे बताया कि जो परमिटिविटी है वह किसी भी मैटर की यह एबिलिटी है कि वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे अफेक्ट करता है या फिर वह कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। यही बात परमिटिविटी है। मतलब एप्सिलॉन हर एक मटेरियल का अपना एप्सिलॉन की कुछ वैल्यू होगी जो कि उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है। मतलब हर एक मीडियम में एक क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा, एक एबिलिटी होगा क्या करना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने का, और वह क्या कहलाएगा? उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाएगा। अब जरा इस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, कैसे होगा, जरा इस बात को समझते हैं। मान लिया कि दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज, सपोज दैट टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2, दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 का, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, दोनों स्मॉल r के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कोई फोर्स तो लगेगा ना, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर वो दोनों चार्ज वैक्यूम में हैं, कहां पे हैं? वैक्यूम में। Q1 Q2 टू चार्जेस separated by a distance small r and both are situated in vacuum। अगर वो वैक्यूम में सिचुएटेड हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलेंट नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर जो एप्सिलेंट नॉट है वो क्या चीज है? परमिटिविटी। किसका परमिटिविटी? स्पेस की या वैक्यूम की या एयर की परमिटिविटी। समझ गए? 1/4 पाई एप्सिलेंट नॉट, यहाँ पे जो एप्सिलेंट नॉट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो परमिटिविटी है वो किसकी वैल्यू है? स्पेस की। स्पेस की एबिलिटी है कितना वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है या एयर की है। अब अगर वही दोनों चार्ज उतनी ही दूरी पर, सब कुछ सेम है, बस वहां का मीडियम बदल करके कोई दूसरा मीडियम कर दिया गया, मतलब एयर को हटा दिया गया या स्पेस जो था उसको हटा करके वहां पे कोई दूसरा मीडियम ला दिया गया। अब क्या होगा? अब जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जो भी मीडियम आपने रखा, मान लो पहले आपने उसको एयर में रखा था, अब उन दोनों को उठा करके आपने वाटर में डाल दिया। ठीक है, डिस्टेंस नहीं बदला, दोनों चार्ज की वैल्यू नहीं बदली, दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ क्या बदला? पहले वो एयर में रखे गए थे, अब वो कहां रख दिए गए? वाटर में। तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वह कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन किसका? ये एप्सिलॉन का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जो कि वाटर मान लो हमने लिया है, तो वाटर का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा वो एप्सिलॉन है इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिंपल कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आएगा। इतना समझ में आ रहा है? अब जरा इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 और 2, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, दोनों को जरा डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा? फोर्स, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स F वैक्यूम लिखा गया है, डिवाइडेड बाई फोर्स ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में आपने दोनों जो चार्ज थे उसको आपने जहां रखा उसका फोर्स। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो एप्सिलॉन है वो क्या है?
परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में आपने दोबारा रखा था, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर। इन दोनों का जो रेशियो हो गया एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही चीज कहलाता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ये चीज रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। किसका, जो भी आपने दोबारा जो मीडियम लिया था उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, उस मीडियम की परमिटिविटी और डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों को डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वह रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। और वो वैल्यू किसके बराबर होगा, तो अगर वैक्यूम होता तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाई जिस मीडियम में आपने रखा है तो उसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों फोर्स को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ये कहलाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। और यही जो ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। परमिटिविटी क्या है ये समझ में आया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है ये समझ में आया, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब उस मीडियम का अपना जो कैपेसिटी है ना वो कहलाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कौन सी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कौन सी कैपेसिटी, आप कमेंट करके बताना कौन सी कैपेसिटी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी वाले टर्म को पढ़ लिया, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है जरा उस चीज को भी देखते हैं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करिए और जो भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करिए या फिर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।